दोस्तों, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट जहां से हर दिन लाखों बैरल ऑयल गुजरता है, अगर वहां से गुजरना हो और अचानक एक देश बोले 18 करोड़ दो तभी जाने देंगे तो गेम चेंज हो जाता है। और अब ये सिर्फ रूमर नहीं है बल्कि एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल बन चुका है। ईरान ने एक ऐसा मूव प्ले किया है जो सीधा ग्लोबल इकोनॉमी के हार्ट को हिट करता है। और सबसे डेंजरस बात, ये सिर्फ पैसे का गेम नहीं है, ये एक पावर गेम है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसका असली इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है। मैप पर देखो तो एक तरफ ईरान और नीचे ओमान, यहीं से पर्शियन गल्फ कनेक्ट होता है अरेबियन सी से और फिर इंडियन ओशन। सिंपल लैंग्वेज में समझो, मिडिल ईस्ट का ऑयल अगर दुनिया तक पहुंचना है तो उसको इसी गेट से गुजरना पड़ेगा। और ये गेट कोई वाइड हाईवे नहीं है, सबसे नैरो पॉइंट सिर्फ 33 किलोमीटर और एक्चुअल शिपिंग लेन बस 2-3 किलोमीटर वाइड है। मतलब अगर कोई यहाँ कंट्रोल ले ले तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को चोक कर सकता है। इसीलिए ग्लोबल ऑयल ट्रेड का लगभग 20 से 25% और एलएनजी ट्रेड का करीब 1/3 इसी रूट से गुजरता है। अब समझो, अगर यहाँ डिस्टर्बेंस आता है तो सिर्फ एक रीजन नहीं पूरी दुनिया हिल जाती है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने सिग्नल दिया है कि जो भी शिप स्पेशली ऑयल टैंकर्स और कमर्शियल वेसल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरना चाहते हैं, उन्हें लगभग $2 मिलियन का टोल देना पड़ेगा। इंडियन रुपीज में करीब 18 करोड़ होते हैं एक शिप के लिए। और एक दिन में कितने शिप गुजरते हैं सोचो। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, ये अभी ऑफिशियली इम्प्लीमेंटेड लॉ नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट है, एक वार्निंग है। मतलब ईरान सीधा कह रहा है हम चाहे तो ये कर सकते हैं और अगर सिचुएशन आगे बढ़ी तो करेंगे भी। अब सबसे बड़ा सवाल, ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? सिंपल आंसर, प्रेशर बिल्ड कर रहा है। अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से भी काफी हद तक कट ऑफ कर दिया है। तो ईरान का लॉजिक सीधा है, अगर मेरा ऑयल फ्रीली नहीं जा सकता तो मैं किसी का ऑयल फ्रीली जाने नहीं दूंगा। और यहीं पर आता है एक पावरफुल कंसेप्ट, जियोग्राफी एज अ वेपन। ईरान जानता है कि वो मिलिट्री स्ट्रेंथ में यूएस को मैच नहीं कर सकता, लेकिन वो एक चीज कंट्रोल करता है, लोकेशन। और जियोपॉलिटिक्स में लोकेशन कभी कभी मिसाइल से ज्यादा पावरफुल होती है। ईरान एसेंशियली कह रहा है तुम्हारी इकोनॉमी मेरी सी लेन पर डिपेंड करती है और मैं उसे कंट्रोल करता हूँ। ये एक क्लासिक चोक पॉइंट स्ट्रेटेजी है। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये एक मैसेज है अमेरिका को, गल्फ कंट्रीज को, इंडिया और चाइना जैसे ऑयल इंपोर्टर्स को। ईरान इनडायरेक्टली बोल रहा है अगर प्रेशर बढ़ा तो मैं ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट कर सकता हूँ। और ये भी एक टेस्ट है, अगर ईरान ये मूव करता है तो दुनिया का रिएक्शन क्या होगा? क्या कोई मिलिट्री रिस्पॉन्स आएगा? क्या कंट्रीज चुप रहेंगी या ईरान को रोकने के लिए कोई कोलिजन बनेगा? अब इस स्टोरी को थोड़ा और डीप समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इंपॉर्टेंस आज का नहीं है, ये कोल्ड वॉर के टाइम से एक स्ट्रेटेजिक फ्लैश पॉइंट रहा है। 1980s में ईरान इराक वॉर के दौरान टैंकर वॉर हुआ था। दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऑयल टैंकर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया था। माइंस बिछाई गई, शिप्स पर मिसाइल अटैक्स हुए और तब भी दुनिया को समझ आ गया था हॉर्मुज़ सिर्फ एक रूट नहीं, एक प्रेशर पॉइंट है। उसके बाद भी कई बार ईरान ने इनडायरेक्टली थ्रेट दिया, कभी नेवल ड्रिल्स के थ्रू, कभी टेम्पोररी क्लोजर के थ्रू। मतलब ईरान ने हमेशा ये सिग्नल दिया है जब भी मुझे कॉर्नर किया जाएगा मैं हॉर्मुज़ का कार्ड खेलूंगा। और आज का जो $2 मिलियन का टोल का सिग्नल है वो कोई सडन डिसीजन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का नेक्स्ट स्टेप है। ईरान ग्रेजुअली एस्केलेट करता है, पहले वार्निंग, फिर लिमिटेड डिसरप्शन, फिर फुल लेवरेज। ये एक कैलकुलेटेड अप्रोच है, इंपल्सिव नहीं। अब एक इंटरेस्टिंग एंगल, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये कहता है कि इंटरनेशनल स्ट्रेट्स में फ्री ट्रांजिट होना चाहिए। कोई भी कंट्री आर्बिट्ररी टोल नहीं लगा सकती, कोई ब्लॉकेज नहीं कर सकता। तो टेक्निकली ईरान का मूव इलीगल है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में एक हार्श रियलिटी है। लॉ तभी काम करता है जब उसको एनफोर्स करने की पावर हो। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ग्राउंड रियलिटी क्या है? ईरान की जियोग्राफिकल डोमिनेंस। इसलिए प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ईरान डिसरप्शन क्रिएट कर सकता है, चाहे लॉ कुछ भी बोले। और यहाँ से सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। अमेरिका ने क्लियर वार्निंग दे दी, डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली बोला अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को थ्रेटन किया तो हम उनके पावर प्लांट्स डिस्ट्रॉय कर देंगे। 48 आवर्स का अल्टीमेटम। और सिर्फ वार्निंग नहीं, स्पेसिफिक टारगेट भी मेंशन किए, स्टार्टिंग विद द बिगेस्ट वन फर्स्ट। एनालिस्ट का मानना है इसका मतलब हो सकता है ईरान का बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट टारगेट हो। अब सोचो, अगर किसी कंट्री की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट होता है तो वो सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं होता, वो फुल स्केल एस्केलेशन होता है। ईरान भी चुप नहीं बैठा है, उन्होंने भी क्लियर सिग्नल दिया अगर उनके पावर प्लांट्स पर अटैक हुआ तो वो गल्फ कंट्रीज के वाटर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट समझो, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे कंट्रीज फ्रेश वाटर के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं।
अगर ये प्लांट्स हिट हो गए तो सिर्फ इकोनॉमी नहीं, डेली लाइफ कोलैप्स हो सकती है। मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ऑयल का नहीं रहा, ये सर्वाइवल लेवल का गेम बन सकता है। अब इसका ग्लोबल इंपैक्ट समझो। सबसे पहला इफेक्ट ऑयल प्राइसेस। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज डिसरप्ट होता है तो ऑयल $100 से सीधा $140-150 तक जा सकता है। और सिर्फ रियल डिसरप्शन नहीं, सिर्फ रूमर से भी मार्केट हिल जाता है। सेकेंड, शिपिंग क्राइसिस। कोई भी कंपनी 18 करोड़ पर शिप देना नहीं चाहेगी तो रूट्स अवॉइड होंगे, डिले बढ़ेंगे, कॉस्ट बढ़ेगी। थर्ड, इंश्योरेंस कॉस्ट। वॉर जोन में शिपिंग का इंश्योरेंस स्काई रॉकेट हो जाता है। फोर्थ, ग्लोबल इन्फ्लेशन। ऑयल हर चीज में यूज होता है, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग। मतलब पेट्रोल महंगा तो सब महंगा। और सबसे डेंजरस, मिलिट्री एस्केलेशन। यूएस नेवी ऑलरेडी वहां प्रेजेंट है। अगर कन्फ्रंटेशन होता है तो डायरेक्ट क्लैश पॉसिबल है। और यहाँ एक और हिडन फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक्चुअल डिसरप्शन ही मार्केट को अफेक्ट नहीं करता, कभी कभी सिर्फ फियर ही काफी होता है। जैसे ही ऐसी न्यूज आती है कि हॉर्मस रिस्क में है, ऑयल ट्रेडर्स इमीडिएटली पैनिक बाइंग शुरू कर देते हैं। कंपनीज अपना फ्यूचर स्टॉक सिक्योर करने लगती है, गवर्नमेंट्स स्ट्रेटेजिक रिजर्व फील करने लगते हैं और रिजल्ट प्राइस और तेज ऊपर चला जाता है। मतलब इवन अगर ईरान एक्चुअल टोल इंप्लीमेंट ना भी करे, सिर्फ उसका सिग्नल ही ग्लोबल मार्केट को शेक करने के लिए काफी है। यही होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इन इकोनॉमिक्स। और इसी वजह से कभी कभी मार्केट रिएक्शन रियल इवेंट से भी ज्यादा पावरफुल होता है। एक छोटी सी न्यूज, एक स्टेटमेंट या एक थ्रेट $1 ट्रिलियन मार्केट को हिलाने के लिए काफी होता है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया अपना लगभग 85% ऑयल इंपोर्ट करता है और इसका बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से आता है। मतलब अगर यहाँ प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले इम्पैक्ट इंडिया पर आएगा। अगर ऑयल प्राइस सिर्फ $10 पर बैरल भी बढ़ता है तो इंडिया को $5 बिलियन एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। और इसका चेन रिएक्शन, पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, गवर्नमेंट का फिस्कल प्रेशर बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन होगा। और स्टॉक मार्केट ऑलरेडी रिएक्शन दे चुका है, सेंसेक्स गिर चुका है, इन्वेस्टर्स पैनिक में है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सिर्फ ईरान वर्सेस यूएस का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल है। ईरान अपनी पोजीशन यूज करके वेस्ट को चैलेंज कर रहा है। चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज इनडायरेक्टली अफेक्टेड है। गल्फ कंट्रीज अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी खेल रही है और अमेरिका अपनी डोमिनेंस मेंटेन करना चाहता है। मतलब एक नैरो सी लेन पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को शेक कर सकता है। तो दोस्तों, ईरान का $2 मिलियन का टोल सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है, एक रिमाइंडर है कि दुनिया में पावर सिर्फ आर्मी से नहीं आती, कभी कभी ज्योग्राफी ही सबसे बड़ा वेपन होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज एक छोटा सा रूट लग सकता है मैप पर, लेकिन रियलिटी में ये दुनिया की इकोनॉमी का हार्ट बीट है। और अगर ये हार्ट बीट डिस्टर्ब हुई तो शॉक सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, मुंबई, दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क सब जगह महसूस होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान सिर्फ वार्निंग दे रहा है या ये एक आने वाले बड़े तूफान की शुरुआत है? तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनामिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।